अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं लोक प्रशासन की प्रकृति। यहां से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन पिछली बार ही आया है। कला विज्ञान लोक प्रशासन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार, 11 नंबर में पूछा गया है यहां से। और आपके सिलेबस में प्रकृति करके दिया हुआ, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके टॉपिक दिया हुआ है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमें लोक प्रशासन कला है, विज्ञान है, दोनों है, ये खास तौर से पढ़ना होता है। जैसे लोक प्रशासन की प्रकृति में एकीकृत और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण भी आ जाते हैं, है ना। प्रशासन की प्रकृति और लोक प्रशासन की प्रकृति दोनों में कॉमन बातें आती हैं, दो दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण मैनेजरियल व्यू और एकीकृत दृष्टिकोण या इंटीग्रल व्यू, तो ये दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए लोक प्रशासन की प्रकृति पूछ लिया गया 5 नंबर में, तो ऐसी स्थिति में केवल आपको कला और विज्ञान के बारे में ही बताना हो। लोक प्रशासन कला है तो क्यों है, लोक प्रशासन विज्ञान साइंस है तो क्यों है ना, इनका ही जिक्र आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में करना होगा। हालांकि अभी जो पिछले बार 11 नंबर क्वेश्चन आया था उसमें सीधा उसने कला विज्ञान करके मेंशन कर दिया था कि कला है विज्ञान है, इसके संबंध में 11 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है पिछले बार। पर्टिकुलर एक ही चीज पूछ सकता है कि लोक प्रशासन कला है समझाइए 5 नंबर में, लोक प्रशासन विज्ञान है साइंस है समझाइए एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा पूछ सकता है ना। दोनों को अलग अलग भी 5 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, तो लोक प्रशासन की प्रकृति या किसी की भी प्रकृति की हम जब बात करते हैं तो उसके स्वभाव की बात करते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, नेचर कहते हैं ना, उसका नेचर ऐसा है ना। तो स्वभाव का मतलब उसकी नेचर से या उसकी प्रकृति से लगाया जाता है, मतलब हम उसके बारे में चीजें जान सकें, उसके बारे में पता लगा सकें कि वो व्यक्ति है कैसा। तो इस तरह का जो अध्ययन है उसको कहते हैं उसकी प्रकृति का अध्ययन करना, उसके नेचर का अध्ययन करना, यानी उसमें उसके लक्षण आ जाते हैं, विशेषताएं आ जाती हैं, है ना, उसका जो विषयगत स्वभाव है वो आ जाता है, जिससे उसकी पूरी अवधारणा क्लियर हो सके। तो उसको हम कहते हैं प्रकृति, है ना। किसी विषय की प्रकृति का मतलब होता है उसके लक्षण या विशेषताओं के बारे में जानना, उसके विषयगत स्वभाव के बारे में जानना, जिससे जो है उस विषय की अवधारणा, उस विषय का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो सके, तो इसको प्रकृति कहा जाता है, इसका नेचर कहा जाता है। और लोक प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत जैसा मैंने अभी बताया है, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है यानी 11 नंबर में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा एकीकृत प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का भी उल्लेख कर सकते हैं। अगर यही 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो केवल कला विज्ञान के बारे में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है। प्रकृति के अंतर्गत मुख्य रूप से कला विज्ञान की बात कही जाती है, ये आपको मैं बता दूं। आई बात समझ में। अब कल जो पेपर हुआ है उसमें एक नवीन लोक प्रशासन क्वेश्चन आया है, मैंने क्लास में ही बताया था, इस बार बताया था ना कि पिछली बार विकास प्रशासन क्वेश्चन आया था और इस बार नवीन लोक प्रशासन क्वेश्चन तो क्लियर है। ये लोग उस समय पढ़ रहे थे, मेंस की जब क्लास चल रही थी इसके लिए, तो मैंने नवीन लोक प्रशासन का मतलब आउट कर दिया, ये बोला था कि आउट है, क्वेश्चन। नवीन लोक प्रशासन क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। और दूसरा है विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका, इसकी बारे में इसका भी आने की संभावना है। तो दोनों क्वेश्चन अथवा में रखे हुए हैं इस बार, दोनों लगभग आउट ही कर दिए थे कि आउट है ना, क्योंकि पता चल जाता है कि क्या आएगा। मैंने जब वो पहली बार ये पेपर हुआ था 20 में, तो उस समय अनुशासन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, इसके बारे में बताया था कि ये पेपर लगभग आउट है, इसका तो आना ही आना है, और वो आ गया, है ना। हाँ, तो प्रकृति के संबंध में जैसे मैंने अभी बताया है कि
इसमें प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, या इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत दो दृष्टिकोण पढ़ते हैं हम प्रकृति में, एक प्रबंधात्मक और दूसरा है एकीकृत। इसके अलावा कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, फिर आता है कला तथा विज्ञान दोनों। फिर एक हम लिख सकते हैं अंतर विषय, इंटरडिसिप्लिनरी, है ना। प्रबंधात्मक और एकीकृत ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रशासन की प्रकृति के अंतर्गत हमने इनको पढ़ा है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण ऐसा कहता है कि लोक प्रशासन में प्रशासन के अंतर्गत केवल उच्च पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं, कार्यकलाप हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी प्रबंधकों द्वारा, मैनेजर्स द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी काम किए जाते हैं, उनको ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सम्मिलित किया जाता है, ऐसा कहना है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, है ना। ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स जो वर्ग हैं, मैनेजर जो वर्ग हैं, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती हैं, जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं, उनको हम लोक प्रशासन में सम्मिलित करते हैं, ऐसा मानना है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का। और इसके जो समर्थक विचारक हैं हार्वर्ड, साइमन, स्मिथ वर्ग, थॉमसन, ये इसके समर्थक विचारक हैं। और इसके हैं एल.डी. व्हाइट, एम. मार्क्स, एफ. निक्रो, फिफ्नर। कला मानने वाले हैं E.N. ग्लेडन, हार्डविटीट, एल.डी. व्हाइट, और एल. उर्विक। विज्ञान मानने वाले हैं वुड्रो विल्सन, जो लोक प्रशासन के जनक ही कहे जाते हैं, हेनरी फ्योरे, लूथर गुलिक,
कला विज्ञान मानने वाले हैं जेम्स सी चार्ल्स वर्थ। अंतर्विषयी के संबंध में कोई ऐसा नाम नहीं आता है। व्यवहारवादी विचारकों ने लोक प्रशासन को अंतर्विषयी बनाया है, उनका योगदान है, बाकी ऐसे विचारक का नाम वहां पर नहीं आता। तो ये मैंने विचारकों के नाम यहाँ पर बताए हैं जो आपको याद रखना है। जेम्स सी चार्ल्स वर्थ, हाँ जेम्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जेम्स सी चार्ल्स वर्थ। ये तो एग्जाम में पर्टिकुलर यहां से क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर में पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि लोक प्रशासन को कला या आर्ट मानने वाले थिंकर या विचारक कौन से हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक कौन से हैं, लोक प्रशासन को कला तथा विज्ञान दोनों मानने वाले विचारक कौन से हैं, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर में, केवल विचारक का नाम पूछ सकता है। ऐसे ही एकीकृत दृष्टिकोण किसने दिया, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण किसने दिया, और मैंने ये पहले बताया कि पर्टिकुलर एक दृष्टिकोण को 3 नंबर में पूछ सकता है, तो उसमें आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा कि एकीकृत दृष्टिकोण है क्या और उसके समर्थक विचारक कौन से। ऐसे तो ये तो क्लियर हो गया। प्रबंधात्मक मैंने बताया, एकीकृत में मैंने पहले बताया था कि इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि लोक प्रशासन या प्रशासन के अंतर्गत सभी स्तर के पदाधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं उनको लोक प्रशासन या प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। चाहे वो एक श्रमिक द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे एक चौकीदार द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वो एक लिपिक द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वो पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे वो प्रबंधक द्वारा या मैनेजर द्वारा किया गया कार्य हो, है ना। नीचे से लेकर के उच्च स्तर तक सभी तरह के पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप लोक प्रशासन या प्रशासन में सम्मिलित किए जाते हैं, ऐसा मानना है एकीकृत दृष्टिकोण का। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि केवल उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी गतिविधियां, उनके कार्यकलाप ही लोक प्रशासन है, यानी प्रबंधकों द्वारा जो कार्यकलाप किए जाते हैं वही लोक प्रशासन। केवल निचले स्तर के कार्यकलाप लोक प्रशासन नहीं है, ऐसा इसका मानना। इसका मानना क्या है, सभी तरह के काम चाहे वो किसी स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी द्वारा किए गए हों उनको लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा इसका मानना है। इसके समर्थक विचारक ये है। तो ये तो मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद कला क्यों है लोक प्रशासन, विज्ञान क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लोक प्रशासन कला है क्यों? देखिए, हमें जो है लोक प्रशासन और कला में समानताएं बताना है, सिमिलरिटीज बताना है कि जो कला में चीजें हैं वही हम लोक प्रशासन में देखते हैं, इसलिए लोक प्रशासन एक कला है। यानी दोनों में समानताएं हमें यहां पर लिखनी है। कुल मिला के आई बात समझ में, लोक प्रशासन और कला में जो समानताएं हैं वो हम अगर यहां पर बता देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि लोक प्रशासन एक कला है, आर्ट है। ठीक है। तो जिस तरीके से लोक प्रशासन में, जिस तरह से एक कला में पारंगत होने के लिए, किसी कला को सीखने के लिए हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है, हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक लोक सेवक को कौशल प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसलिए लोक सेवकों को जो भी
चयनित लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके लिए प्रोग्राम चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसे अभी सिलेक्ट हुए हैं 2020 में सिलेक्शन जो हुए हैं, 2019 में सिलेक्शन हुए हैं, इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ की ट्रेनिंग स्टार्ट भी हो गई है। जैसे 2020 में जो सहायक संचालक स्कूल शिक्षा में जिनका चयन हुआ है उनकी ट्रेनिंग चल रही है। नरहोन्ना प्रशासनिक एकेडमी भोपाल में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी बात हुई, मेरी स्टूडेंट है, अब एक स्टूडेंट आया, उसका 2019 में उसी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और उस लड़की का हुआ है 2020 में उसी पोस्ट पर। तो मैंने फोन लगाया कि क्या हो रहा है, तो बोले कि सर एकेडमी में है, ट्रेनिंग चल रही है हमारी, तो उनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया है ना। तो बिना ट्रेनिंग के जो है, अगर आप कहें कि सीधे जो है उनको भेज दे काम पर, तो काम ही नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कुछ और यहाँ पर पढ़ रहे हैं और काम कुछ और करना है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन कला विज्ञान है ना, लोक प्रशासन संबंधित एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, संक्षिप्त दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंध, व्यवहारवाद, है ना, नवीन लोक प्रशासन, ये सब पढ़ रहे हैं और वहां पर काम कुछ और करना है, तो काम कैसे कर पाओगे आप, है ना। इसलिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है हमेशा। तो उसी यही है कि कला में अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब हम किसी कला को सीखते हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप सोचो कि किताब पढ़ करके हम जो है नृत्य सीख लें या कोई जो मतलब वाद्य यंत्र है उसको बजाना सीख लें, तो संभव ही नहीं है। किताब पढ़ करके थोड़ी आप सीख पाओगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बजाना पड़ेगा या डांस की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। तो जिस तरीके से किसी कला को सीखने के लिए प्रैक्टिस या अभ्यास की जरूरत होती है, उसी प्रकार से किसी लोक सेवक को क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसीलिए हर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, बहुत बड़े लेवल पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है और इसके लिए खर्च बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत खर्च होता है इसमें, क्योंकि सुविधाएं बहुत ज्यादा दी जाती है ना। जो अभी खैर नरहोन्ना एकेडमी में तो उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी सुविधा मसूरी में जो एकेडमी है वहां पर है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी मसूरी, यहाँ पर जितने भी यूपीएससी से चयनित लोग होते हैं उनको फंडामेंटल कोर्स कराया जाता है, आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाता है, फिर आईएएस को अलग से वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती हैं उसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं पाता कि ऐसा भी होता होगा। जो वहां पर ट्रेनिंग लेके आए हैं उनका कहना है, क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की सुविधाएं होंगी। मतलब राजा महाराजाओं को क्या सुविधा मिलती होगी, कहीं नहीं लगते हो जो सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप सोचो कि कितना खर्च होगा, करोड़ों रुपए का खर्च सरकार इनके लिए करती है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक आईपीएस वालों की चल रही है। अब हमारे यहाँ वो आईपीएस जो अभी उनका तीसरी रैंक आई है, डिप्टी कलेक्टर में तीसरी रैंक अभी आई है, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर इंटरव्यू लिए थे। क्या नाम, सोनी सर ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो आईपीएस है एक्चुअली, उन्होंने इंटरव्यू लिए थे यहाँ पर आकर के। तो आईपीएस की उनकी ट्रेनिंग हैदराबाद में चल रही, अभी बात हुई थी जब रिजल्ट आया था। तो अब आप सोचो, उनका वो यूपीपीसीएस में एसडीएम के पद पर उनका इसके पहले चयन हुआ। महोबा में जो है वो यूपी में महोबा में पोस्टिंग उनकी रही, फिर आईपीएस में चयन हो गया, यूपीएससी के थ्रू आईपीएस में चयन हो गया, और यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया, तीसरी रैंक पूजा सोनी नाम है, पूजा सोनी, तीसरी रैंक आई है पूजा सोनी की। तो वो 3 पोस्ट है उनके हाथ में। अब सोचो आप, 3 पद हैं और 3 बड़े बड़े पद, आईपीएस, उत्तर प्रदेश में एसडीएम
और मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर एसडीएम। और अभी आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में उनकी चल रही। पूजा सोनी एमपी की ही, पन्ना की रहने वाली। सोचो आप, ऐसा होता है है ना, जब ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है ना, लेकिन कब देता है, जब मेहनत करते हैं तब, है ना। ऐसे आप सोचो कि ऐसे ही चलते फिरते मिल जाए तो संभव नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत की है उन्होंने लगातार, बहुत कुछ त्याग किया है, तब कहीं जाकर के उस स्थिति में आई है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बस मेहनत करना है, त्याग करना है, सही डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, है ना। ठीक, तो पहला पॉइंट इसमें आता है अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता। ठीक है, आया समझ में? मतलब कहने के यहां पर है कि लोक प्रशासन एक कला है, तो ये हमें सिद्ध करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, दोनों में समानताएं हमें बताना पड़ेगी। वही जो कला में है वही चीज लोक प्रशासन में भी हम देखते हैं, इसीलिए लोक प्रशासन एक कला है, आर्ट। तो सिमिलरिटीज तो बताना है बस। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है विशेष रुचि तथा गुण। विशेष रुचि तथा गुण। विशेष रुचि तथा गुण का मतलब यहां पर यह है कि जिस तरह से किसी व्यक्ति में अगर रुचि है, इंटरेस्ट है, और उसमें कुछ गुण हैं उस कला को सीखने के लिए, तो वो कला में पारंगत हो सकता है, अच्छा कलाकार बन सकता है। तो इंटरेस्ट के बिना, अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती उसको जो है आप सिखा रहे हो, है ना, कोई कला के बारे में सिखा रहे हो, तो वो अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। थोड़ा बहुत सीख लेगा, लेकिन बिना इंटरेस्ट के वो जो है एक अच्छा कलाकार या उस कला में पारंगत नहीं हो सकता। रुचि होना चाहिए और कुछ उसमें गुण भी होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें जिससे जो है उन गुणों के आधार पर वो एक अच्छा कलाकार बन जाता है। तो वही चीज जो है एक लोक सेवक में भी होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट में भी होना चाहिए, उसमें भी इंटरेस्ट जगना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम होता है ना। लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जॉब करते रहते हैं, औपचारिकताएं पूरी करते रहते हैं, बस रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई नहीं जानता है। जो लोग इंटरेस्ट से काम करते हैं, उनको उनकी रुचि होती है कि नहीं मुझे काम करना है, अच्छा काम करना है, जनता के हित में काम करना है, तो उसको लोग जानते हैं। जैसे कोई कलेक्टर है या एसडीएम है, बहुत से कलेक्टर आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम नहीं करते, वो खाना पूर्ति करते हैं, औपचारिकताएं पूरी की हो चले गए। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आईपीएस अधिकारी, एसपी, उनका इंटरेस्ट होता है नहीं उनको काम अच्छा करना, तो उनको लोग जानते हैं, समझते हैं, अवार्ड मिलते हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें उनमें इंटरेस्ट है, उनको रहता है कि भाई जज्बा रहता है कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है, जनता की भलाई के लिए काम करना है। तो दोनों के लिए ये जरूरी है, एक कलाकार के लिए भी इंटरेस्ट होना जरूरी है, एक गुण उसमें होना चाहिए, तभी वो अच्छा कलाकार बन सकता है। उसी तरीके से एक लोक सेवक के लिए भी ये दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर लोक सेवक में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें पर्टिकुलर कुछ गुण नहीं है, तो वो जो है अच्छा काम नहीं कर सकता, एक अच्छा लोक सेवक नहीं बन सकता है। इसके बाद आता है विकास की प्रक्रिया।
विकास की प्रक्रिया का मतलब यहां पर यह है कि जिस तरीके से किसी कला का धीरे धीरे विकास हुआ है, उसी तरीके से लोक प्रशासन का भी विकास धीरे धीरे हुआ है ना। पहले लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में प्रचलित था, जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी हम लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास पढ़ेंगे, आगे आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन भी पिछले बार, अभी कल ही आया है इसका क्वेश्चन एक, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, मैं उस पर बात करूंगा आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। कल क्वेश्चन एक विषय, अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के क्या सरोकार हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आया। तो वो है तो क्वेश्चन वही, लेकिन उसको क्या किया उन्होंने, शब्द जाल में फंसा दिया है। शब्दों का जाल बुना जाता है। आयोग जो है पॉलिटी में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शब्द जाल बुनता है, उस जाल में फंसा लेता है बच्चे को पता है उसके बारे में, लेकिन वो वर्ड नहीं समझ पाया, उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाया, तो आता हुआ क्वेश्चन वो लिख नहीं पाता, वो चीज जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख पाता, कुछ और लिख के आ जाता। तो वो चीज इसमें पेपर में हुई है, और इसके पहले का पेपर जो था उसमें भी यही हुई है। बाकी पेपर सीधा सीधा है, लेकिन कुछ वर्ड उसने ऐसे यूज कर लिए हैं जिससे जो है बच्चे को समझ में नहीं आया कि हमें क्या लिखना है, पता होते हुए। ठीक है, हाँ। तो विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत यह है कि जैसे किसी कला का धीरे धीरे विकास हुआ है ना, उसी तरीके से लोक प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। लोक प्रशासन को पहले एक प्रक्रिया के रूप में हम जानते थे, प्रोसेस के रूप में लोक प्रशासन को जाना जाता था। फिर लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है वो एक विषय के रूप में हो गया, एक सब्जेक्ट के रूप में भी लोक प्रशासन हमारे सामने आज उपस्थित है। तो इसी तरीके से जो है इसको कहते हैं विकास की प्रक्रिया। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है परिवर्तनशील पद्धतियां। जैसे कला, जो कोई भी कला है, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना है, नृत्य है, चित्रकला है, तो इनकी जो पद्धतियां हैं, करने की पद्धतियां, वो बहुत चेंज हो रही हैं, निरंतर चेंज हो रही हैं, है ना। जैसे अब पहले के डांस देखो और अब के डांस देखो, है ना। अब लगता नहीं कि डांस हो रहा है ना, उछल कूद ज्यादा होती है, डांस कम होता है ना। तो इस तरह के जो है कितने डांस स्टाइल आ गए हैं, है ना। जब से ये कौन है, टेरेंस हो गए, और एक दो है ना, वो ज्यादा उछल कूद करवाते हैं तो जब से ही कुछ लोग आए हैं, तो उसमें क्या है, डांस के बजाय जो है अदर चीजें ज्यादा रहती हैं। हाँ, जिम्नास्टिक वगैरह ज्यादा चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो रहा है, जो पद्धतियां हैं, कला की पद्धतियां चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से लोक प्रशासन में भी जो है अध्ययन की पद्धतियां हैं, लोक प्रशासन की कार्य करने की पद्धतियां, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया है ना। जैसे AI आ गया, है ना। जैसे AI जो है, इसमें नया एग्जाम्पल डाल सकते, AI का क्वेश्चन भी इस बार आ गया है AI का क्वेश्चन कल आया है ना। तो परिवर्तनशील पद्धतियों के अंतर्गत आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताना है कि नई नई पद्धतियां जो है लोक प्रशासन में आ रही हैं। कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, है ना, में ईमेल हो गया, और अभी आ गया AI आ गया, रोबोटिक आ गया, AI आ गया। तो ये नई नई पद्धतियां जो है अध्ययन की या करने की पद्धतियां लोक प्रशासन में आ रही हैं, जिस तरह से कला में आ रही है ना। जैसे चित्रकला है, तो पहले कागज में चित्र बनाए जाते थे, अब कैनवास का यूज होता है ना, कागज से कैनवास तक पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से जो है लोक प्रशासन में भी जो प्रशासन करने की जो पद्धतियां हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं समय एवं परिस्थिति के अनुरूप। कौशल की आवश्यकता, एक कलाकार और एक लोक सेवक, दोनों में कौशल जरूरी होता है, स्किल जरूरी होती है ना। कौशल यानी स्किल की जरूरत जो है दोनों को पड़ती है, चाहे वो लोक सेवक हो चाहे वो कलाकार हो, है ना। तो ये पॉइंट है लोक प्रशासन को कला मानने के संदर्भ में। लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि उसमें कला जैसी पद्धतियां हैं,
कला जैसे कुछ तत्व हैं, इसलिए हम कहते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। अब लोक प्रशासन विज्ञान क्यों है? लोक प्रशासन विज्ञान है, तो यहां पर हमें विज्ञान से कंपैरिजन करना है। लोक प्रशासन का कंपैरिजन किससे करेंगे? विज्ञान से करेंगे। विज्ञान में जो चीजें हैं वो लोक प्रशासन में भी हैं कुछ हद तक, इसलिए हम लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। लोक प्रशासन विज्ञान है। देखिए, किसी भी विषय को या कोई भी पद्धति है, उसको वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान कहने के लिए दो तीन चीजें उसमें जरूरी होती हैं। उसमें सबसे पहले एक तत्व आता है, उसको कहते हैं कार्य कारण संबंध। किसी भी विषय या कोई भी पद्धति है, उसको विज्ञान हम कब कहेंगे? जब उसमें दो तीन चीजें हों। जैसे उसमें पहला आता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध का मतलब होता है कोई भी कार्य हुआ है, कोई भी घटना दुर्घटना हुई है, उसके पीछे कारण जरूरी होता है। ये विज्ञान में जरूर आवश्यक है। मतलब विज्ञान ये कहता है कि बिना कारण के कुछ भी नहीं हो सकता है ना। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ये विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है ना। और इसी को, ये बात सबसे पहले जो कही है वो महात्मा बुद्ध ने कही है। इसको कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद का मतलब यही होता है। प्रतीत मतलब इसके होने से, समुत्पाद यह उत्पन्न होता है, इसका मतलब। तो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत, ये महात्मा बुद्ध ने दिया है। और महात्मा बुद्ध ने ही सबसे पहले ये बताया। और ये बात उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बता दी थी। अब सोचो उस समय कितना अंधविश्वास चलता था। एक तरफ होता है अंधविश्वास और एक तरफ होता है ये कार्य कारण संबंध। अंधविश्वास में ये है कि भाई जो चीज हो रही है तो हो रही है, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि क्यों हो रही है ना। गणपति जी ने दूध पिया, मतलब पिया होगा, है ना। उनको भूख लगी होगी तो पी लिया। लेकिन साइंस वाले कहते हैं कि पिया कैसे कैसे पिया ऐसे कैसे पी लिया दूध है ना। तो उसका कारण जानते हैं कि भाई क्यों पिया, उसमें पृष्ठ तनाव है, रीजन उसका देखते हैं कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से, या कैपिलरिटी रिएक्शन है, केशकत्व जिसको बोलते हैं, केशकत्व की वजह से होगा। मतलब तो वो रीजन उसमें खोजते हैं, कोई ना कोई रीजन तो होगा, ऐसे कैसे पी लिया, है ना। तो ये है कार्य कारण संबंध, सबसे आधारभूत सिद्धांत जो साइंस में होता है, होना चाहिए। दूसरा होता है निश्चितता। सर्टेनिटी तथा यथार्थता, रियलिटी। यथार्थता। इसके बाद होता है भविष्यवाणी। फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी की संभावना। है ना। ये तीन खास तौर से तत्व विज्ञान के लिए जरूरी होते हैं। इन तीनों तत्वों के होने से किसी को हम विज्ञान कह सकते हैं, कहते हैं, है ना। मुख्य पॉइंट है। तो कुछ चीजें लोक प्रशासन में हम देखते हैं, इनमें से जैसे इसमें एक पॉइंट आता है, हाँ, एक सिद्धांतों की उपस्थिति भी आता है, एक पॉइंट।
सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका होना। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सिद्धांतों की उपस्थिति। है ना? तो ये साइंस कहलाने के लिए आवश्यक तत्व है, विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक तत्व। लोक प्रशासन एक विज्ञान क्यों है, इसमें से कुछ चीजें हम यहां पर देखेंगे। जैसे सिद्धांतों की उपस्थिति, इसमें एक पॉइंट आता है। जिस तरह से विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, है ना, वैसे लोक प्रशासन में भी कुछ सिद्धांत हैं। हालांकि वो सिद्धांत सब जगह पूरी तरीके से लागू नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लागू किए जाते हैं। जैसे इसमें वैज्ञानिक प्रबंध है, क्लासिकल थ्योरी है, व्यवहारवाद है, इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, पद सोपान, आदेश की एकता है, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र है। ये सारे सिद्धांत जो है लोक प्रशासन में प्रचलित हैं, इसलिए हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। जिस तरीके से साइंस में कुछ सिद्धांत हैं, हालांकि वो सिद्धांत कुछ उसमें भी अपवाद है, वहां कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो सब जगह लागू नहीं होते हैं, अपवाद स्वरूप। इसी तरीके से लोक प्रशासन में जो सिद्धांत है वो भी अपवाद स्वरूप कहीं कहीं लागू नहीं होते हैं, तो लोक प्रशासन का एक विज्ञान हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है क्रमिक तथा संगठित अध्ययन। विज्ञान का अध्ययन जो होता है बहुत क्रमबद्ध रूप से, क्रमिक रूप से, संगठित रूप से किया जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो समझने में प्रॉब्लम आती है ना। जिस तरीके से विज्ञान का अध्ययन करने के लिए क्रमबद्धता जरूरी है ना। एक क्रम से ही जो है उसका अध्ययन हम करते हैं, तब वो चीजें समझ में आती हैं। उसी प्रकार से अगर लोक प्रशासन का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं अगर आप लोगों को लोक प्रशासन के सिद्धांत जो थ्योरीज हैं, विचारधाराएं 6 हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। उनको समझने के लिए वैसे कुछ चीजें समझना जरूरी है जो मैं अभी यहां पर बता रहा हूं। डायरेक्ट मैं आपको अगर क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय विचारधारा या वैज्ञानिक प्रबंध में आपको स्टार्टिंग में बताने लगूं तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो जिस तरीके से विज्ञान को समझने के लिए उसका अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करना जरूरी है, सिस्टमेटिक तरीके से एक सीक्वेंस में करना जरूरी है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी अध्ययन क्रमबद्ध रूप से अगर करेंगे तो हमें उसके समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है यथार्थता तथा निश्चितता। साइंस में चीजें जो है निश्चित होती है, फिक्स रहती है, और यथार्थता पाई जाती है। साइंस में निश्चित चीजें क्यों रहती हैं? क्योंकि इसमें जो भी अध्ययन होता है वो सिस्टमैटिक होता है, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। और उसी तरीके से लोक प्रशासन में
कुछ हद तक निश्चितता है, यथार्थता है। हालांकि यहां पर भी अपवाद है ना। निश्चितता कैसे है कि अब निश्चितता आ गई है, पहले उतनी नहीं थी। जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग लोक प्रशासन में हो रहा है उससे काफी हद तक यथार्थता, निश्चितता आ गई है। जैसे हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, पहले जो अनुमान लगाए जाते थे उनमें उतनी ज्यादा निश्चितता नहीं रहती थी, उतने सटीक नहीं होते थे। जैसे विकास दर का अनुमान, विकास दर के अनुमान जो पहले लगते थे और अब लगते हैं, बहुत अंतर आ गया है। पहले जो है जो अनुमान लगाए जाते थे उसके आसपास भी प्राप्ति नहीं होती थी, उसके आसपास भी प्राप्ति नहीं होती। अब जो अनुमान लगाए जाते हैं, जो भी विकास दर के अनुमान है ना, और जैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान है, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है, ठीक है, और राजकोषीय घाटा है, चालू खाता घाटा है, पूंजी निर्माण दर है, बचत दर है, निवेश दर है, ये बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये जो अनुमान पहले लगते थे उनमें उतनी सटीकता नहीं होती थी जो अब हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि जो पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक पद्धतियां हो गई। जो भी आकलन होता है, जो भी अनुमान तैयार किए जाते हैं उनमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा है, तो इससे जो है काफी सटीकता इनमें आ जाती है ना। जैसे मैं प्रथम पंचवर्ष योजना की बात करूं, प्रथम पंचवर्ष योजना में विकास दर का जो आकलन किया गया था वो उसमें बताया गया था कि 2.1 की प्राप्ति होगी, 2.1%, और प्राप्ति लगभग हुई है 3.5% का, 3.5 या 3.6% की प्राप्ति। तो कितना अंतर है, अब सोचो आप, लगभग डबल हो गया। लेकिन अब इतना अंतर नहीं आता है। अब अंतर हाँ बीच में जरूर आया है, बीच में आया है किसी कारणवश, जैसे कोरोना आया, कोविड आया, तो उस दौरान जो भी अनुमान लगाए गए थे वो सारे अनुमान फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? क्योंकि कोविड आ गया, सब बंद हो गया। तो स्वाभाविक बात है ना। ये एक विशेष परिस्थिति है। सामान्य परिस्थितियों में जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं उनमें काफी हद तक सटीकता आ गई है, जैसे साइंस में होती है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ है भविष्यवाणी की संभावना। हालांकि यहां पर भी अपवाद है। भविष्यवाणी की संभावना का मतलब होता है जो हम भविष्यवाणी करते हैं। जैसे अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी होती है, एक लोक प्रशासन में या इकोनॉमी के क्षेत्र में भविष्यवाणी होती है ना। मौसम विभाग ये बताता है कि भाई कल बारिश होगी, है ना, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, है ना, तेज धूप निकलेगी, है ना। तो ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी होती है ना। तेज हवाएं चलेंगी। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी उल्टा हो जाता है ना। भविष्यवाणी हुई मौसम विभाग की कि भाई तेज धूप निकलेगी, तो पता चला कि पानी गिर गया, है ना। भविष्यवाणी की गई कि तेज पानी गिरेगा, तेज धूप निकल आई। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे कई बार ऐसा हो रहा था बीच में, पहले की बात बता रहा हूं कि मतलब लगातार यही हो रहा था कि भविष्यवाणी कुछ हो रही थी और हो कुछ रहा था। तो एक कार्टून छपा था दैनिक भास्कर में, लहरी का। तो उन्होंने छापा था कि व्यक्ति को हमेशा जो है अपने पास छाता रखना चाहिए, है ना। मौसम विभाग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। छाता रखो तो धूप निकलेगी तो भी काम आएगा, और अगर बारिश होती है तो भी काम आएगा। तो इस तरह से जो है एक कटाक्ष व्यंग किया गया था मौसम विभाग पर। तो मौसम विभाग जो है, मौसम जो विज्ञान है वो विज्ञान है। हमेशा कहते हैं ना कि मौसम विज्ञान है, तो उसकी भविष्यवाणी कभी कभी सही निकलती है। तो अगर लोक प्रशासन की भविष्यवाणी सही नहीं निकल रही है तो इस आधार पर इसको ऐसा नहीं कह सकते भाई विज्ञान नहीं है। तो वही चीज हो गई ना कि वहां पर भी नहीं सही हो रही है और यहां भी कुछ हद तक सही नहीं हो रही है। यहां पर भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जैसे हमने अनुमान लगाया कि भाई 2030 तक गरीबी को हटाना है,
ये भविष्यवाणी यहाँ पर है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी तो मौसम संबंधी की जाती है। लोक प्रशासन में भविष्यवाणी किस तरह की होती है? इस तरह की भविष्यवाणी होती है कि 2030 तक भारत से गरीबी को हटा दिया जाए, ये है ना। 2024 तक जितने भी किसान हैं उनकी आय को दोगुना कर दिया जाएगा, है ना। 2024 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ये लोक प्रशासन की भविष्यवाणी है ना। तो इसमें कुछ हद तक हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, पा जाते हैं। पूरी तरीके से यहां भी नहीं होता है तो मौसम विज्ञान में भी तो नहीं हो रहा है। तो आप उसको विज्ञान कह रहे हैं और इसको नहीं कह रहे हैं, ये तो भेदभाव हो गया। तो इस तरह से तर्क दिए जाते हैं, ये तर्क है। कोई मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणी है वो भी तो सही नहीं निकल रही है और हमारी नहीं निकल रही है, तो हमें कह रहे हो कि भाई आप विज्ञान नहीं हो और मौसम विज्ञान विज्ञान है ना। तो ये कुछ ऐसे तर्क हम दे सकते हैं। इसके बाद आता है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। जिस तरीके से विज्ञान में एक वैज्ञानिक को टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी ज्ञान जरूरी होता है। कोई भी काम करना है तो बिना तकनीकी ज्ञान के वो कुछ कर ही नहीं सकते। साइंस में सबसे पहले उसकी जरूरत पड़ती है ना। जैसे अब अपने पास में ही है कैट, RR कैट तकनीकी संस्थान है, तो वहां पर बिना टेक्निकल नॉलेज के कोई व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता, है ना। गार्ड और कुछ और जो झाड़ू पोछा वाले हैं उनको छोड़ दो, बाकी जितने भी काम है वो सब तकनीकी काम है। तो बिना टेक्निकल नॉलेज वाला व्यक्ति तो वहां कुछ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो साइंस में तो खैर तकनीकी ज्ञान तो सबसे पहले जरूरी होता है, लेकिन लोक प्रशासन में भी अब तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ रही है अभी के संबंध में। क्योंकि पहले तो बहुत सिंपल काम हुआ करते थे तो वैसे ही चलता रहता था, लेकिन अब जो है काम यहां पर भी टेक्निकल हो गए हैं। तो उन तकनीकी कार्यों को करने के लिए हर सिविल सर्वेंट को, ज्यादातर सभी के लिए नहीं, ज्यादातर सिविल सर्वेंट के लिए तकनीकी ज्ञान जरूरी होता है। इसलिए उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। खासतौर से जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको समय समय पर ट्रेनिंग बीच बीच में दी जाती। जैसे अभी जो है AI का जमाना आ गया है तो इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, दी जाएगी आगे, क्योंकि हर काम जब अब AI के जरिए होने लगेगा तो अब उसके लिए उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा भाई कैसे होता है, ये ऑपरेट कैसे होती हैं चीजें, ठीक है। तो चूंकि अब काम तकनीकी हो गए हैं यहाँ पर लोक प्रशासन में, तो उन कार्यों को संपादित करने के लिए लोक प्रशासन में भी तकनीकी ज्ञान जरूरी हो गया। उसके बिना जो है वो काम नहीं हो सकते। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये हमें दोनों से कंपैरिजन करते हुए ये बताना है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा लास्ट में कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान, है ना। लोक प्रशासन को अभी हम क्या मान सकते हैं? एक सामाजिक विज्ञान मान सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान अभी नहीं माना जा सकता है। तो ये आपको जो है इसके लास्ट में लिखना पड़ेगा विज्ञान कहलाने के संबंध में। ठीक, तो ये कला विज्ञान के संबंध में बात हो गई। अब इस पर कुछ और चीजें हम चर्चा कल करेंगे। कल ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो जाएगा और कल ही इसमें आगे हम महत्व का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।